अध्याय 15। ली हुआ ने मेई शू की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति को देखने के लिए हुआ। एक योग्य लड़की के रूप में उसने तुरंत चिल्लाया, मेई शू, अभी उस तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति से आपका क्या मतलब था? क्या आप परेशानी की तलाश कर रहे हैं? मेई शू ने मुड़कर ठंड से जवाब दिया, मैं अभी गुजर रहा हूँ। क्यों? क्या मुझे भी एक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है? क्या हमारी कक्षा में सामंती प्रणाली है? क्या मेई म्यू रानी बनने जा रही है? उद्धरण चिन्ह। ली हुआ मूल रूप से सिर्फ मेई म्यू के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। उम्मीद है कि उसे भविष्य में समृद्ध दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की सभा के साथ लाया जाएगा। ये सोचकर कि जब वह पिछले शुक्रवार को मेई शू का मजाक उड़ाया तो उसने सोचा कि मेई शू में हेरफेर करना आसान था। अब उसे एहसास हुआ कि मेई शू को किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। ली हुआ ने खुद को लटकाया और कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। अतिशयोक्ति बंद करो। मैं सिर्फ उन छोटे अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने गुप्त रूप से देखकर खड़ा नहीं हो सकता। मैं अब इसे खड़ा नहीं कर सकता और सभी के सामने कहा। उद्धरण चिन्ह। मेई शू ने मेई म्यू को उदासीनता से देखा। मेई म्यू, आपके लंबे बाल और भौहें काफी अच्छे हैं। क्या आप हमें इन दुकानों के नाम बता सकते हैं? मुझे लगता है कि सभी को काफी दिलचस्पी है। उद्धरण चिन्ह। मेई शू उस दुकान के बारे में बात कर रही थी जहां उसने विग खरीदा था। मेई म्यू ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि मेई शू के शब्दों में एक अंतर्निहित अर्थ था। वह मूल रूप से दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब वह तनावपूर्ण हो गई और यह भी ध्यान नहीं दिया कि मेई शू ने ली हुआ का सामना करने के बजाय उसे धमकी देने के लिए क्यों मुड़ा जब ली हुआ ने उसके साथ लड़ाई की। कक्षा में विग पहनने के पहले दिन मेई म्यू पहले से ही उजागर होने के बारे में चिंतित था। अब उसे मीशू के खिलाफ भी रक्षा करनी थी, जो उसके साथ गलती खोजने की कोशिश कर सकता है। वह खुशी जो उसने सिर्फ सभी द्वारा प्रशंसा की जा रही थी, वह अब चली गई थी। उसने ली हुआ को गंभीरता से देखा और ठंड से कहा, ली हुआ, यह नया छात्र सिर्फ गुजर रहा है। दूसरों के खिलाफ आधारहीन आरोप मत करो। मेई म्यू मेई शू के साथ अपने रिश्ते को गुप्त रखना चाहती थी। अगर मेई शू ने इसे खुद नहीं लाया तो वह स्वाभाविक रूप से इसे प्रकट नहीं करेगी। मेई कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी होने का प्रभामंडल केवल उसके द्वारा पहना जाना चाहिए। ली हुआ को इसके निहितार्थ नहीं पता थे और केवल ये जानते थे कि जब उसने अतीत में इस तरह के काम किए थे तो मेई म्यू न केवल गुस्सा हो जाएगा बल्कि बाद में उसे कुछ छोटे ट्रिनकेट भी देगा। अन्यथा उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो दूसरों को नाराज कर देगा। अब जब उसने मेई म्यू की प्रतिक्रिया देखी तो ली हुआ को भी बहुत दुखद लगा। हालांकि जब उसने सोचा कि उसके पास कैसे पूछने का एहसान था तो उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ली हुआ के चेहरे पर आक्रोश फ्लैश के निशान को देखते हुए मेई शू मुस्कुराया। उसने इस मामले पर कोई और समय बर्बाद नहीं किया। सुबह पढ़ने के दौरान उसने गणित अभ्यास पुस्तक को निकाला जिसे गणित शिक्षक ने उसके लिए आयोजित किया था और प्रथम श्रेणी से अपनी सीखने की योजना के अनुसार अध्ययन करना शुरू कर दिया था। सुबह की आखिरी कक्षा के लिए घंटी बजती है। मास्टर, हमें एक नए चरित्र को ट्रिगर करने की आवश्यकता है। कृपया स्कूल के बाहर दोपहर का भोजन करें। लिटिल आर्ट के मार्गदर्शन को सुनने के बाद मेई शू के पास कैंटीन में जाने और स्कूल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी वापसी का एकमात्र लाभ शायद ये था कि उसके हाथों में पैसा था। मेई शू लिन सिटी में स्कूल लौटने के बाद वांग यू को अनिच्छा से अपनी सौतेली बेटी को नियमित भोजन खर्च प्रदान करना था। अन्यथा अगर लोगों को पता चला कि वह घर का प्रबंधन कर रही थी लेकिन भोजन के लिए पैसे के साथ अपनी सौतेली बेटी को भी नहीं दे रही थी तो वे अमीर पत्नियां जो पहले से ही घर से भरी हुई थी वे घर के कामगार होने के लिए गपशप के लिए अधिक चारा होगी। लिटिल आर्ट ने एक रेस्तरां निर्दिष्ट नहीं किया, इसलिए मेई शू एक यादृच्छिक नूडल रेस्तरां में गए और नूडल्स का एक कटोरा ऑर्डर किया। जब वह घूमती थी तो उसने एक पुराने परिचित को देखा। लू यान ने अविश्वास में उसके सामने लड़की को देखा। मेई शू, आप कब वापस आए? मेई शू ने मुस्कुराया और जवाब दिया, लू यान, लंबे समय तक कोई नहीं देखा। मैं अभी कुछ दिन पहले वापस आया था। लू यान, मेई शू के रूप में एक ही उम्र, उसके साथ बड़े हुए और चूंकि उसकी माँ जियांग म्याओ का बाइलिंग के साथ एक अच्छा संबंध था वे कुछ हद तक करीब थे। लू परिवार का विला मेई परिवार के समान पड़ोस में स्थित था, लेकिन इस छोटे से समुदाय में भी तिरस्कार का एक पदानुक्रम था। मेई परिवार धन के लिए अपेक्षाकृत नया था और उनका विला समुदाय की अग्रिम पंक्ति में स्थित था। दूर स्थान समुदाय में था, पर्यावरण उतना ही अधिक शांत और भूमि क्षेत्र जितना बड़ा था। पूरे विला समुदाय के डेवलपर के रूप में लू परिवार ने पूरे समुदाय में सबसे अच्छे स्थान पर कब्जा कर लिया और बाकी सभी लोग लू परिवार के विला क्षेत्र में निचोड़ने के लिए पाँव मार रहे थे जिससे उनके करीब जाने की उम्मीद थी। ये कहा गया था कि ग्राहक राजा था, लेकिन लिन सिटी में लू परिवार देवताओं का राजा था। लू परिवार ज़ेड देश में एक पुराना और स्थापित परिवार था और राजधानी में लू परिवार मुख्य शाखा था, जबकि लिन सिटी में लू परिवार को एक संपार्श्विक शाखा माना जाता था जिसमें थोड़ा नजदीकी रक्त संबंध थे। अपनी स्थिति के आधार पर वे पूरे लिन शहर को बदल सकते हैं। जो लोग अमीर और शक्तिशाली थे और लू परिवार के साथ अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते थे वे इस विला समुदाय में निचोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। लिन सिटी में लू परिवार की चापलूसी करने के लिए उनके माध्यम से राजधानी में लोगों को जानने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 16। लू यान ने उसके सामने पेल और स्किनी गर्ल को देखा और थोड़ा भावुक महसूस किया। यदि आंटी बाय अभी भी जीवित थी
तो मेइशू को पुनरावृत्ति के बहाने ग्रामीण इलाकों में नहीं भेजा जाता। मेइशू ने लुयान की आंखों में सहानुभूति देखी और थोड़ा स्थानांतरित हो गया। यह एकमात्र दोस्त था जिसने अपने पिछले जीवन में उसे गर्मजोशी दी थी। हालांकि उन दोनों के पुनर्मिलन के 2 महीने से भी कम समय के बाद लुयान अध्ययन करने के लिए विदेशों में चले गए थे। जब तक वह स्कूल से लौटा तब तक वह पहले से ही विच्छेदित और लकवाग्रस्त हो गया था। मेइशू उस तरह से अपने दोस्त से मिलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे अपनी मृत्यु तक फिर कभी नहीं देखा। लुयान एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उसने केवल अपने चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई। यह अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। क्या आप अब नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेइशू ने सिर हिलाया। मुझे कक्षा 6 को सौंपा गया था। उन दोनों ने कैशियर काउंटर पर चेक करना शुरू कर दिया। जब दुकान सहायक ने देखा कि कोई नजर डालने के लिए आ रहा है तो उसने लुयान से ऑर्डर करने का आग्रह किया। ये देखकर ली जेन ने ये कहने की पहल की, मैं आदेश दूंगा। आप लोग सीटें ढूंढते हैं। लुयान ने मना नहीं किया। मैं सिर्फ गोमास नूडल्स का एक कटोरा चाहता हूँ। मेइशू ने लंबे समय से अपनी आंख के कोने से इस बदमाश को देखा था। चूंकि वह इस जीवन में इस समय उसे नहीं जानती थी, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन दोनों ने 4 के लिए एक खाली मेज पाया और इसके विपरीत बैठ गया। लुयान ने अचानक सोचा कि उनकी माँ ने मेई परिवार के बारे में उनका क्या उल्लेख किया है। शहर में शिक्षक शहर की तुलना में परीक्षा के सवालों का अनुमान लगाने में बेहतर हैं। यदि आपको अपनी पढ़ाई में कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब मेइशू ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक ईमानदार हो गई। ठीक है, मैं तब समारोह में खड़ा नहीं हुआ। अपने पिछले जीवन में पहली बार मेइशू ने लुयान को शहर में लौटने के बाद स्कूल के बाद शिक्षण भवन के सामने देखा। उन्होंने मेइशू से यही बात कही थी, लेकिन वह केवल एक बार उसके बाद उसके लिए देखने गई थी। यह नहीं था कि वह उसे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वह बेवकूफ़ थी। लुयान के साथ अध्ययन करने के लिए सहमत होने के बाद उसने मेइम्यू और वांग्यू को इस बारे में बताया, क्योंकि उसे हर दिन देर से घर जाना पड़ता था। अंत में वांग्यू ने मेइशू को बताया कि लुयान विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और उसे असंवेदनशील होने के लिए डांटा और ये बताने में सक्षम नहीं था कि लुयान सिर्फ विनम्र हो रहा था। वह हर जगह खुद को शर्मिंदा कर रही थी। दूसरी ओर मेइम्यू ने उसे साइड से गैसलाइट किया, जिससे मेइशू को और भी हीन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपने दोस्त के रूप में लुयान जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति होने के योग्य नहीं थी। मेइम्यू एक बात के बारे में सही था, लुयान वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट युवक था, इसलिए लिन सिटी में उसकी स्थिति के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, कोई भी उसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरों को खुश करने के लिए उसे किसी भी झूठी चापलूसी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ समय के लिए बातचीत की। ली जेन ने पहले ही कुछ भोजन का आदेश दिया था और लुयान के बगल में बैठ गया था। ऐसे कई लोग नहीं थे जो लुयान को ठीक से बोल सकते थे। ली जेन ने मेइशू की नाजुक उपस्थिति को देखा और उनके बारे में उत्सुक हो गए। लुयान, क्या यह आपका दोस्त है? तभी लुयान ने याद किया कि उन्हें अभी तक दोनों को एक दूसरे से मिलवाना था, इसलिए उन्होंने संक्षेप में उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। ली जेन ने लोगों को ये धारणा दी कि वह एक धूप वाला लड़का था। जब वह मुस्कुराया तो इससे लोगों को उसकी अच्छी छाप मिली। वह सुंदर था, उसके ग्रेड शीर्ष पर थे और उन्होंने बास्केटबॉल अच्छी तरह से खेला। इस तरह के व्यक्ति को अपने छात्र दिनों में लड़कियों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया था। लुयान भी बुरा नहीं था, लेकिन उनका ठंडा और दबंग स्वभाव करियर की महिलाओं के बीच अधिक लोकप्रिय था। अपने पिछले जीवन में मेइशू को ली जेन की पाखंडी उपस्थिति से भी आकर्षित किया गया था और उनके मीठे शब्दों से धोखा दिया गया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जब वह उसे डेट कर रही थी और प्यार में अपनी पूरी भक्ति का आनंद ले रही थी, तो वह चुपके से पैसे और लाभ के लिए मेइम्यू के साथ मिल रही थी। इस जीवन में मेइशू अब उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ली जेन के उत्साही अभिवादन का सामना करते हुए उनकी प्रतिक्रिया बहुत ठंडी थी। वह केवल विनम्रता से मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने लुयान के साथ बातचीत जारी रखी। ली जेन को परवाह नहीं थी, वह अपनी अभिव्यक्ति के साथ अपरिवर्तित बैठ गया। समय समय पर वह कुछ शब्दों को चेक करने और हस्तक्षेप करने का मौका पा सकता है। उनके शब्दों की सामग्री कठोर नहीं थी। मेइम्यू ने कैंटीन में भोजन का तिरस्कार किया और हमेशा बाहर खाना पसंद किया था। जब वह नूडल की दुकान से गुजरी और लुयान और मेइशू को एक साथ नूडल्स खाते हुए देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद कर सकती थी। उसने 5 साल के लिए लुयान को खुश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह अभी भी उसके लिए ठंडा था। मेइशू आसानी से लुयान को अपने बचपन की दोस्ती पर भरोसा करके उसके साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकते थे। अंत में उसे केवल समय का फायदा हुआ। अगर वह और लुयान बचपन के दोस्त थे तो मेइशू लुयान के बगल में कैसे बैठ सकता था? जितना अधिक मेइम्यू ने इसके बारे में सोचा था उतना ही उसे मिला। उसने कुछ नूडल्स का आदेश दिया और सीधे अपनी मेज पर चली गई। मेइम्यू सीधे मेइशू के बगल में बैठे थे। उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा सा कर दिया, बहुत कोमल और निर्दोष दिखते हुए। भाई लुयान, मेइशू, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है? लुयान ने मेइम्यू में बगल में नजर डाली और अभिव्यक्ति से सिर हिलाया। मेइशू उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था और उसके सिर को ऊपर उठाए बिना अपने नूडल्स खाना जारी रखा।
वातावरण एक पल के लिए जम गया। अध्याय 17। ली जेन और मेई म्यू एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन वे दोनों ग्रेड के शीर्ष 10वें स्थान पर थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से स्कूल बैले और स्कूल हंट के रूप में भी स्वीकार किया गया था। वे अभी भी एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं। ली जेन ने जल्दी से सभी को देखा और फिर मेई म्यू को उत्साह से बधाई दी। ब्यूटी मेई, क्या आप नूडल्स भी खाना पसंद करते हैं? ये देखते हुए कि किसी ने उसकी मदद की थी, मेई म्यू ने राहत की सांस ली और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, सौभाग्य से मुझे अचानक आज नूडल्स खाने जैसा लगा। मेई म्यू ने गुप्त रूप से मेई शू को देखा, जिन्होंने उनकी मदद नहीं की, और फिर लुयान को देखा। अंत में उसने फिर से लुयान से बात करने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के भोजन के लिए आने वाले छात्र एक ही स्कूल से थे। अगर लुयान ने अपना चेहरा नहीं दिया तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। मास्टर, एक मिशन है, कृपया ली जेन का एहसान हासिल करें। मेई शू ने भड़काया। वह केवल ली जेन को एक कठिन समय देना चाहती थी और वह अपना एहसान नहीं जीतना चाहती थी। हालांकि अंकों के बारे में सोचते हुए मेई शू ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया। वह जानती थी कि ली जेन को क्या सुनना पसंद है, इसलिए उसने ली जेन को देखा और मुस्कुराई। ली जेन, आप पहले मिडिल स्कूल में सबसे सुंदर छात्र हैं, ठीक है? मैंने अपने सहपाठियों से आपका नाम सुना है। यह आज पहली बार है जब हम आज मिल रहे हैं। आप वास्तव में इस शीर्षक के योग्य हैं। ली जेन एक पल के लिए दंग रह गए। फिर वह मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक कहा, मैं चापलूसी कर रहा हूँ। मैं केवल सामान्य लड़कों की तुलना में थोड़ा बेहतर दिखने वाला हूँ। अभी मेई शू ने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। ली जेन अभी भी सोच रहा था कि क्या उसने उसे किसी भी तरह से नाराज कर दिया था। अन्यथा अपने आकर्षण के साथ वह एक लड़की से इस तरह के ठंडे रवैये को कैसे प्राप्त कर सकता था। अब जब उन्होंने मेई शू के रवैये में बदलाव देखा तो उन्होंने सोचा कि वह अभी शर्मीली थी। जब लुयान ने उनकी बातचीत सुनी तो उन्होंने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ मेई शू को देखा। इस समय मेई शू अपने मिशन के पूरा होने की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था, लेकिन 3 सेकंड के बाद भी कोई आवाज नहीं थी, इसलिए उसने चुपचाप पूछा, थोड़ा आठ, क्या मैंने अपना मिशन पूरा नहीं किया है? मास्टर, सिस्टम ने आप में ली जेन की अनुकूलता में किसी भी सुधार का पता नहीं लगाया। मेई शू ने उसके दिमाग में डांटा, ये बदमाश। उसकी अनुकूलता में सुधार करना वास्तव में इतना मुश्किल है। ली जेन के साथ बातचीत के बाद मेई शू दूर नहीं दिखे। ली जेन के दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा कि मेई शू उन्हें देख रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो ली जेन गुप्त रूप से खुश थे। आत्मसंतुष्टि का एक निशान उसकी आंखों में चमक गया। हालांकि वह मेई शू की तरह नहीं था, लेकिन उसने उसे विपरीत लिंग द्वारा पीछा किए जाने की भावना का आनंद लेने से नहीं रोका। मेई म्यू ने पाया कि मेई शू सीधे ली जेन को घूर रहे थे, जबकि लुयान बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। वह गुप्त रूप से अंधे होने के लिए मेई शू पर हंसती थी। ली जेन के परिवार के पास केवल एक छोटी कंपनी थी, लेकिन उनके पास एक समान चेहरा और एक अच्छा व्यक्तित्व था। लू जेन की तुलना में वह एक तरबूज के लिए एक तिल की तरह था। हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे बायलिंग ने इतनी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़ दिया था और यहाँ तक कि अपने गरीब पिता को एक व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए अपने परिवार के साथ संबंधों में कटौती की, तो उसे अचानक लगा कि मेई शू की पसंद सामान्य थी। वह आनुवंशिक रूप से अंधा थी। मेई म्यू ने अपनी आंखें घुमाई और महसूस किया कि यह मेई शू और लुयान के बीच कलह को बोने का एक अच्छा अवसर था। उसने चकराया और चिढ़ाया, मेई शू, ऐसा लगता है कि आपको पहली नज़र में ली जेन के साथ प्यार हो गया था। आप पलक झपकने के लिए भी सहन नहीं कर सकते। मेई शू अपने होश में वापस आकर मेई म्यू की चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति देखी। वह सिर्फ ये बताने से कम थी कि वे दोनों एक जोड़े थे और ली जेन शर्मीली लग रही थी। मेई शू को लगा जैसे उसने एक मक्खी को निगल लिया था जो सिर्फ क्षति खाया गया था। मेई शू उन्हें अपना रास्ता नहीं देना चाहते थे। उसने सीधे मेई म्यू को देखा और चकित किया। हर कोई सुंदरता से प्यार करता है। जब हम एक अच्छा दिखने वाला चेहरा देखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कुछ और झलक लेंगे। हालांकि एक सुंदरता को एक सुंदर आदमी के साथ मिलान किया जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल हंट को स्कूल बैले द्वारा मिलान किया जाना चाहिए। वांग यू और उनकी बेटी को सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना पसंद था। हालांकि मेई शू अपने पिछले जीवन में अंधे थे, वह जानती थी कि उनका पहला लक्ष्य लुयान था। हालांकि लुयान को मेई म्यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तथ्य के साथ युग्मित कि वह विदेश में चला गया और मेई म्यू अपनी चीजों को छीनने पर तुला हुआ था, उसने ली जेन पर अपनी जगह बनाई। अंत में वह वास्तव में सफल रही। मेई शू के कदम को उसे अपनी दवा का स्वाद देते हुए कहा जाता था। वह इस तरह की अफवाहों को फैलाने के लिए दोषी महसूस नहीं करेगी। अगर मेई म्यू को किसी को दोष देना पड़ता तो वह केवल परेशानी की तलाश में खुद को दोष दे सकती थी। मेई शू का स्वर स्वाभाविक था, उसका रवैया सुंदर था और उसने इस मामले के बारे में शर्मिंदगी के कोई संकेत नहीं दिखाए। यह एक नज़र में स्पष्ट था कि वह सिर्फ कुछ बार ली जेन को देख रही थी। दूसरी ओर मेई म्यू लुयान के विचारों के बारे में बहुत चिंतित था। जब उसने सुना कि मेई शू ने उसे ली जेन के साथ जोड़ा था तो वह उसे कठोर रूप से देखती थी। उसका लहजा थोड़ा अतिरंजित था। बकवास मत करो, मेई शू ने व्यंग्यात्मक रूप से छीन लिया। अगली बार जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो इन शब्दों के बारे में खुद सोचें। अध्याय 18। ली जेन दो लड़कियों को उस पर लड़ते, विशेष रूप से मेई शू को देखकर बहुत प्रसन्न थे।
यद्यपि वह खूबसूरत और पतली दिखती थी और मेई म्यू के रूप में अच्छी दिखने वाली नहीं थी, फिर भी वह बता सकती थी कि वह एक सुंदरता होने की क्षमता थी। वह विशेष रूप से अपने लंबे काले सीधे बाल पसंद करते थे। ली ज़ेन ने जल्दी से मेई शू को फिर से देखा। वह एक नर्म और कदली छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। पहली नज़र में वह एक नम्र और आसान से संभल व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन व्यक्तित्व में उसके अचानक फटने से वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे कुछ प्रभावित किया। नतीजतन वह मेई शू में रुचि रखते थे। बधाई हो मास्टर, मिशन पूरा किया। अंक जोड़ 10, सौंदर्य जोड़ 1। मेई शू अवाक थे। मेई शू ने अभी दृश्य को याद किया और ली ज़ेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह मोटे तौर पर जानती थी कि दूसरी पार्टी क्या सोच रही थी, लेकिन उसने सोचा कि ली ज़ेन और मेई म्यू को एक साथ टाई करना बुरा नहीं था। एक पाखंडी था और दूसरा एक स्नोब था। इस जीवन में उसके साथ ली ज़ेन कभी भी अपने जीवन में चीजों को मोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वह उन्हें एक गरीब जीवन जीने देती थी और फिर उनके पिछले जीवन में जो कुछ भी किया था उसके लिए उनके साथ स्को का निपटान करता था। लू यान के सामने मेई म्यू ने अपना सच्चा स्वभाव दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी सार्वजनिक छवि हमेशा एक सौम्य और विचारशील परी की थी। वह केवल अपने गुस्से को निगल सकती थी और घर जाने की योजना बना सकती थी और अपनी मां को उसका बदला लेने के लिए कह सकती थी। इस घटना के बाद लू यान की अभिव्यक्ति बहुत बेहतर हो गई। उनमें से प्रत्येक के अपने विचार थे। रात के खाने के बाद हर कोई कक्षा में लौट आया। मेई शू ने अपने बैग में छोटे दर्पण को निकाला और कुछ बार देखा। उसने महसूस किया कि उसके रंग में थोड़ा सुधार हुआ था और पहले की तरह पीला नहीं था। आखिरकार वह एक लड़की थी। यहाँ तक कि अगर मेई शू को पता था कि जब वह बड़ी हो गई तो वह बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम ने उसे यह इनाम दिया था जो कुछ ऐसा करेगा जो उसे बेहतर बना सकता है। यह एक और व्यस्त दोपहर थी। मेई शू ने भी अपनी सीट से अपने बट को बाहर नहीं किया। वह कक्षाओं के बीच 10 मिनट के ब्रेक के दौरान लगन से याद कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी की मदद से वह जानती थी कि वह सुस्त नहीं कर सकती है और आत्म सुधार पर अधिक समय और प्रयास खर्च करने के लिए अपनी गोल्डन फिंगर का अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। दोपहर में मेई शू और मेई म्यू एक साथ एक कार घर ले गए। उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। घर में प्रवेश करने के बाद मेई शू ने अपने जूते बदल दिए और अपना होमवर्क करने के लिए ऊपर जाने वाले थे। जब नौकरानी रसोई से बाहर आए और मेई शू को देखा तो उसने जल्दी से चिल्लाया, मिस मेई शू, कोई व्यक्ति अभी फोन पर आपकी तलाश कर रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसका नाम कहे बिना लटका दिया। ये सुनते ही मेई शू ने भड़काया। उसे यह अजीब लगा कि कोई उसकी तलाश करेगा जब वह लिन सिटी में लौटी थी। क्या यह एक पुरुष या महिला है? नौकरानी ने जवाब दिया, यह एक लड़का है। वह पुराना नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपना नाम छोड़ने के लिए कहा। वह हकलाया और लटका दिया। मेई शू ने चला गया और फोन को वापस कॉल करने के लिए उठाया। रिसीवर से एक अनुत्तरित डायल टोन था। मेई शू को उन लोगों को याद करने लगे जो जानते थे कि वह लौट आई थी। जल्द ही उसने शुक्रवार को झाओ के साथ अपनी बातचीत को याद किया और खुद को सोचा, अरे नहीं। मेई शू ने फोन को लटका दिया और ड्राइवर से उसे मेई जिंग के स्कूल में ले जाने के लिए कहा। हालांकि जब तक वह पहुंची तब तक स्कूल पहले से ही खाली था। मेई शू ने चारों ओर देखा, लेकिन मेई जिंग को नहीं देखा। उसके माथे पर पसीने से कुछ आवारा बाल चिपक गए और उसका शरीर पसीने में सराबोर हो गया। जैसे ही मेई शू स्कूल के गेट से बाहर निकली, उसने उसके बगल में एक छोटी गली देखी। अचानक उसके पास प्रेरणा का एक फ्लैश था और स्कूल के बैक गेट से दूर नहीं एक ग्रोव की ओर भाग गया। वहां उसने दो लोगों को जमकर लड़ते हुए देखा। सौभाग्य से वे विभिन्न स्कूलों से थे। मेई शू आसानी से विभिन्न स्कूल की वर्दी के साथ अंतर बता सकते हैं। मेई जिंग ने झाओ और अन्य लोगों को वापस लड़ने के लिए नेतृत्व किया। अचानक उसने मेई शू बारगे को देखा। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खो जाओ। इससे पहले कि मेई जिंग अपनी सजा पूरी कर पाती, मेई शू ने एक हाथ से लकड़ी की छड़ी को छीन लिया और उस व्यक्ति को लात मारी। फिर उसने लकड़ी की छड़ी को उसके पीछे झपट्टा मारा और दूसरे व्यक्ति को जमीन पर खटखटाया। सिस्टम के इनाम के कारण मेई शू अब विशेष रूप से मजबूत थे। उसने केवल अपनी ताकत का 50% इस्तेमाल किया और एक ही स्ट्राइक के साथ दो को हरा सकती थी। आधे मिनट से भी कम समय में उसने 10 लोगों में से आधे लोगों को उसके विपरीत खटखटाया। दूसरों ने अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और उसके विपरीत लोग गूंगा हो गए। इस समय उसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति ने अचानक उसकी कमर के पीछे से एक फलों का चाकू निकाला। उन्होंने मेई जिंग पर सीधे दौड़ने के लिए भीड़ की कवर का इस्तेमाल किया, एक चुपके हमला शुरू करना चाहते थे। इस बात को देखते हुए मेई शू इतना भयभीत था कि उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। जब उसने जंगल की जमीन पर कुछ पत्थरों को देखा तो उसने जल्दी से एक हथेली के आकार का पत्थर उठाया और उसे बड़े आदमी पर फेंक दिया। मेई शू बड़े आदमी के शरीर पर लक्ष्य कर रहा था, लेकिन उसने प्रशिक्षित नहीं किया था और सटीक रूप से लक्ष्य नहीं किया था, इसलिए पत्थर ने उसके गाल को मारा, जिससे वह चिल्लाता था। बड़े आदमी ने दर्द में अपना चेहरा ढक लिया और एक मुंह से खून निकाल दिया। जब उसने 2 खून से सने दांतों को जमीन पर पड़े देखा तो वह गुस्से में चिल्लाया। अध्याय 19। मूल रूप से मेई जिंग अभी भी एक नुकसान में था। हालांकि मेई शू के आगमन ने सफलतापूर्वक स्थिति को बदल दिया।
मेई जिंग के चारों ओर घूमने के बाद उसने देखा कि बड़ा आदमी जो उसकी पीठ से 1 मीटर दूर था उसके चेहरे पर एक चाकू पकड़े हुए था। मेई जिंग का चेहरा स्याही की तरह अंधेरा था। उसने एक लड़के को एक टोपी में देखा और सख्ती से चिल्लाया, काओ, तुम्हारा क्या मतलब है? सामान्य परिस्थितियों में लिन सिटी के मिडिल स्कूल सर्कल में दोनों पक्षों ने तब तक हथियारों का उपयोग नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की जब तक कि यह अग्रिम में नहीं कहा गया। इसे एक अलिखित नियम माना जा सकता है। जब काओ ने इस दृश्य को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह खुला और ऊपर था, लेकिन वह उन लोगों से नफरत करता था जो पीछे से सबसे पीछे चालें खेलते थे। जब बड़े आदमी ने देखा कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह केवल 1.6 मीटर लंबी लड़की थी, वह गुस्से में थी। वह मेशु को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जब उसने काओवू की अभिव्यक्ति को देखा तो उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। काओवू को अपनी दूसरी बहन से बड़ा आदमी मिला। हालांकि वह था जो उसे यहाँ लाया था, इसलिए इस मामले को स्वाभाविक रूप से उस पर दोषी ठहराया गया था। वह डूब गया और मेई जिंग को देखा। यह मेरा कुप्रबंधन है, इसलिए मैं उसे गन्ने की 10 स्ट्रोक के साथ दंडित करूंगा। मेई जिंग ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोग पिटाई करें। काओवू अंत में सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। मेई जिंग ने अपने आदमियों को बड़े आदमी को हराने के लिए कहा। लकड़ी की छड़ी ने बड़े आदमी की पीठ और पेट को मारा। 10 हिट के बाद बड़े आदमी ने पहले से ही 2 मुंह से खून की उल्टी कर दी थी। उनका मूल रूप से खड़ा शरीर जमीन पर चारों तरफ पर पड़ा हुआ था। दोनों पक्षों के बीच का माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया। मास्टर, कृपया विवाद को शांति से हल करें। मेईशु ने झाड़िया से संपर्क किया और उसने धीरे से पूछा, यह क्या हो रहा है? झाओ उसके चेहरे पर एक जानलेवा रूप था, लेकिन जब उसने मेईशु को देखा तो वह तुरंत अपने फैनबॉय में बदल गया। उनका स्वर अंतहीन प्रशंसा से भरा था। बहन मेईशु, तुम मेरे दिल में हरक्यूलिस की महिला संस्करण हो। मेईशु, बस मुझे बताओ। झाओ वह तुरंत गंभीर हो गया। ठीक है, यह इस तरह है। क्या आप काओवू को जानते हैं? वह गवर्नर काओ का तीसरा बेटा है। वह जिस लड़की को पसंद करती है वह मेई जिंग के लिए गिर गई, इसलिए वह इतना गुस्सा है कि वह हमसे लड़ना चाहता है। हम बैठना चाहते थे और एक अच्छी बात करना चाहते थे, लेकिन वह अपना चेहरा फिर से हासिल करने पर झुक गया। उद्धरण चिन्ह। मेई जिंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। गेम खेलने के अलावा वह महिलाओं के बारे में कैसे परवाह कर सकता है? मेईशु ने उसके माथे को रगड़ दिया। ये सब क्या था? अर्ध संचालित बच्चों का एक समूह अभी भी इस तरह के वयस्क जैसे नाटक के साथ कैसे आ सकता है? नंबर 3 हाई स्कूल के लोग बड़े आदमी को पीटने के बाद मेई जिंग के पक्ष में लौट आए और छोड़ना चाहते थे। मेई जिंग ने देखा कि मेईशु ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया और उसे देखा। तुम यहाँ क्यों हो? जब झाओ ने ये सुना तो उन्होंने बार बार सलाह दी, यह मत करो। अगर सिस्टर मेईशु निकलती है तो हम जल्द ही या बाद में वध किए जाने के इंतजार में मेमने बन जाते हैं। हमारे पास शुरू करने के लिए संख्याओं में फायदा नहीं है। काओवू ने भी अपने परिवार से ठगों के लिए पूछा। अगर सिस्टर मेईशु दिखाई नहीं देते तो आप एक छेद के साथ छुरा घोंप चुके होते। उद्धरण चिन्ह। मेईशु ने मेई जिंग के घुमावदार मुंह और पसीने से तर चेहरे को ठीक से देखा। उन्होंने कहा, मेरे अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। यदि आप इतने सक्षम हैं तो आपको अपने मामलों को सुलझाना चाहिए। आपको परवाह क्यों है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? उद्धरण चिन्ह। मेईशु में मेई जिंग ने देखा। उन्होंने महसूस किया कि मेईशु के लिए ये थोड़ा शर्मनाक था कि उन्हें अभी दूसरी पार्टी द्वारा पीटा जा रहा है। उन्होंने काओवू को देखा, जिन्होंने परेशानी का कारण बना, और गुस्से में कहा, काओवू, क्या आप पागल हैं? मैं आप लोगों के समान स्कूल से भी नहीं हूँ। मेरे साथ क्या करना है कि वह मेरी तलाश में आई? यहाँ तक कि अगर वह अब मेरे सामने दिखाई देती है तो भी मैं उसे पहचानने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जब काओवू ने मेई जिंग के शब्दों को सुना तो वह भी उग्र था। वह इस महीने उस लड़की को फूल और स्नैक्स भेज रहा था और लगभग सफल हो गया था, लेकिन मेई जिंग अपनी जीत के फल लेने के लिए बाहर कूद गया था। काओवू ने अपने भाइयों के साथ एक शर्त लगाई थी कि वह निश्चित रूप से 1 महीने में उस लड़की पर जीत हासिल कर पाएगा। अब उस लड़की पर जीतने के बजाय वह अभी भी एक बेवकूफ की तरह उसका पीछा कर रहा था। ये बहुत शर्मनाक था। अगर उसे मेई जिंग के साथ परेशानी नहीं हुई तो ये दूसरों को ये बताने के बराबर होगा कि कोई भी उसे धमका सकता है। मेई जिंग, नंबर 3 हाई स्कूल में एक बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। आपको हमारे स्कूल से 10 किलोमीटर से अधिक दूर क्यों चलाना पड़ा? कौन अनुमान नहीं लगा सकता कि आप क्या सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चूंकि आप मेरी प्रेमिका को चुराने की हिम्मत करते हैं, आपको इसके लिए कीमत चुकानी होगी। बस अपने पैर को माफी के रूप में अपने पैर को तोड़ दें। एक शानदार व्यक्ति के रूप में मैं इस मामले को जाने दे सकता हूं यदि आप ऐसा करते हैं। जब मेई जिंग ने ये सुना तो वह फट गया। P5 काओवू, आप खुद लड़की को नहीं संभाल सकते, फिर भी आप मुझ पर दोष लगाना चाहते हैं। भाई युआन वह था जिसने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए अपने स्कूल जाने के लिए कहा था, जो जानता था कि जब मैं आया था तो वह कुछ करने के लिए कुछ नहीं था और लंबे समय तक नहीं छोड़ा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 20। मेईशु ने एक पल के लिए सोचा और भाई युआन को याद किया कि मेई जिंग ने उल्लेख किया था। दूसरे पक्ष का परिवार हमेशा अंडरवर्ल्ड में व्यापार कर रहा था।
क्योंकि अंडरवर्ल्ड में उनके पास कुछ ताकत थी। उनकी किशोरावस्था में लड़के जिन्होंने ताकत की प्रशंसा की, उनके पीछे फॉलो करना और उनके साथ घूमना पसंद किया। अपने छोटे भाई और काओवू को देखते हुए, जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था लेकिन एक लड़की से लड़ रहे थे, मेइशू ने अपना सिर अटूट रूप से हिला दिया। मेइशू ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और दोनों समूहों के बीच खड़े रहे। उसने काओवू से कहा, तीसरे युवा मास्टर काओ, मैं मेइशू, मेई जिंग की बड़ी बहन हूँ। तीसरे पक्ष के रूप में मैं न्याय के कुछ शब्द कहूंगी। यदि आपको लगता है कि यह समझ में आता है तो क्या हम इस मामले को यहाँ समाप्त कर सकते हैं? काओवू ठंड से सूंघा। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? मेई जिंग ने मेइशू को देखा और अधीरता से कहा, मैं अपने मामलों को सुलझाऊंगा। मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? वे दोनों युवा और अभेद्य दोनों थे। वे उन्हें अनुशासित करने के लिए दूसरों की तरह नहीं थे। ये देखते हुए कि मेइशू उन्हें व्याख्यान देना चाहते थे, उन्होंने मेइशू का एक साथ विरोध किया। मेइशू ने धीरे से आहें भरी और लकड़ी की छड़ी को जमीन पर उठाया। चूंकि आपने आज युद्ध में संलग्न होने का विकल्प चुना है, ये दर्शाता है कि आप सभी स्वीकार करते हैं कि मजबूत मुट्ठी के साथ एक मजबूत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लकड़ी की छड़ी एक हाथ के रूप में मोटी थी, मेइशू द्वारा दो में टूट गई थी। अगर कोई भी अब भी असंबद्ध महसूस करता है तो आप आने और लड़ने के लिए स्वागत करते हैं। मेइशू की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने धीरे से चूरा को उसके हाथ से थपथपाया था, जैसे कि उसने सिर्फ एक टूथपिक तोड़ दिया हो। ग्रोव चुप था। वे प्रतिस्पर्धी थे और लड़ना पसंद करते थे, लेकिन वे दिमागदार नहीं थे। ये और भी शर्मनाक होगा अगर मेइशू ने उनमें से नरक को हरा दिया। वैसे भी अब कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। कोई यह नहीं कह सकता था कि दूसरे लोग काय थे। जब उन्होंने बाद में ग्रोव छोड़ दिया तो हर कोई स्मृति के इस हिस्से को हटा देगा। मेइशू ने संतुष्टि में सभी पर नजर डाली। वह इन बच्चों को जल्दी से शांत करना चाहती थी और उनके साथ अच्छी बात कर रही थी। वास्तव में उन्हें बल के साथ दबाना सबसे अच्छा था। मामले को संभालने का पहला कदम क्षेत्र को साफ करना था। फिर मेइशू ने उदासीनता से कहा, तब ऐसा लगता है कि मुझे अब बोलने का अधिकार है। इसमें शामिल लोग रह सकते हैं, अन्य मजे देखना बंद कर दें और छोड़ दें। मेइशू शांत और रचित था, लेकिन किसी ने उसे कम करने की हिम्मत नहीं की। जब दोनों पक्ष 10 मीटर की दूरी पर पीछे हट गए, मेइशू ने पहली बार काओवू के साधारण चेहरे को देखा और कुछ हद तक उस लड़की की पसंद को समझा। आखिरकार ज्यादातर लोगों को सुंदर चेहरे पसंद थे। मेई जिंग का चेहरा वास्तव में महिलाओं के लिए आकर्षक नहीं था। मेइशू ने मेई जिंग से पूछा, क्या आप उस लड़की को पहले जानते थे? मेई जिंग ने अपना सिर हिला दिया। उसने मुझे पिछली बार पानी खरीदा था जब मैंने उसके स्कूल में बास्केटबॉल खेला था। उसने कहा कि उसका नाम ली कुछ था। मुझे याद नहीं था। मैंने उसे पानी ले जाने के बिना छोड़ दिया था। दूसरी बार पिछले हफ्ते जब वह स्कूल के गेट पर आई थी तो मुझे देखने के लिए। मैंने पहले ही उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। मेरे पास क्वालिफाइंग मैचों के लिए भी समय नहीं है। मेरे पास उसके साथ उन प्रेम खेलों को खेलने का समय कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मेई जिंग की शिकायत करने वाले टोन को सुनकर काओवू को और भी अधिक स्थिर लगा। जिस लड़की का वह 1 महीने से पीछा कर रहा था, उसने उसे खारिज कर दिया और किसी और के बाद पीछा करने के लिए मुड़ गया। मेइशू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तीसरे युवा मास्टर काओ, आपने सुना कि मेई जिंग ने क्या कहा? मैं पक्षपाती नहीं होगा। मेई जिंग ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है, तीसरा युवा मास्टर काओ। काओवू ने अपने होठों को शुद्ध किया और थोड़ा असंबद्ध था। अच्छी बात है मिस मेई, क्या आप थोड़ा बहुत पक्षपाती नहीं हैं? मेइशू ने एक दयालु और समझने वाली बड़ी बहन की तरह धैर्यपूर्वक बात की। प्रेमी या प्रेमिका को चुनते समय हर किसी के अलग अलग मानक होते हैं। कुछ लोग उपस्थिति को महत्व देते हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक अनुकूलता पर अधिक महत्व रखते हैं। इस बार मेइशू की उपस्थिति एक ट्रायल स्टोन की तरह है, जो आपको पहले से परेशानी से बचने में मदद करती है। यह अपनी भावनाओं को निवेश करने और फिर दूसरे व्यक्ति के साथ टूटने से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। सभी अच्छे शब्दों को कहने के बाद, ये देखकर कि काओवू में अभी भी कुछ दुखी अभिव्यक्ति थी, मेइशू ने सीधे कहा, अंत में यह मूल रूप से आपका और उस लड़की का व्यवसाय था। मेरा मानना है कि आप मेई जिंग ने जो कहा उसकी सच्चाई को सत्यापित कर सकते हैं। उसने कुछ भी शुरू नहीं किया और उसने अस्वीकार कर दिया है कि उसे क्या अस्वीकार करना चाहिए था। वह सिर्फ एक राहगीर है। हालांकि काओवू को अभी भी दुखद लगा। वह जानता था कि इस मामले का मेई जिंग से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मेई जिंग के चेहरे पर चोट को देखा और कहा, ब्रोट, मुझे खेद है। मेई जिंग ने अपना हाथ ठंडा किया। ये ठीक है, ये तब तक ठीक है जब तक हम गलतफहमी को साफ करते हैं। कभी कभी जिन कारणों से लड़कों ने लड़ाई लड़ी वे वास्तव में अजीब थे। भले ही यह सिर्फ एक छोटा सा मामला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे बैठे और पहले लड़ने के बिना बात नहीं कर सकते थे। मेइशू ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो शांत हो जाते हैं और पहले जांच करते हैं, फिर एक उचित तरीके से शामिल व्यक्ति से बात करें। लड़ाई किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मामले को हल करने के बाद वे अपने अपने घरों में लौट आए। अध्याय 21। बधाई, मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मास्टर अंक जोड़ 10, प्रतिष्ठा जोड़ 1।
जब मेईशू ने लिटिल आर्ट के प्रसारण को सुना तो उसने मेई जिंग के कंधे को अच्छे मूड में थपथपाया। मेरे साथ घर आओ, मेई जिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। मेईशू ने मेई जिंग को देखा। TSK, मैंने सिर्फ आपकी मदद की। मेई जिंग ने थोड़ा असहज महसूस किया और धीरे धीरे कहा, मैं घायल हो गया हूँ। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे फिर से पिताजी द्वारा डांटा जाएगा। तभी मेईशू ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बदलाव के प्रति मेई जिंग के रवैये को देखकर गुप्त रूप से खुश थी। मेईशू ने स्कूल के पास एक फार्मेसी से औषधीय शराब खरीदी और इसे मेई जिंग के मुंह के कोने पर चोट पर लागू किया। उसने झाओ को देखा और कहा, झाओ, वह मुझे उस पर नजर रखने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि वह दिन में 3 बार औषधीय शराब लागू करता है। झाओ ने उत्साह से जवाब दिया, बहन मेईशू, चिंता मत करो, मुझे ये छोड़ दो। मेईशू ने उन्हें स्कूल भेजा। उसने मेई जिंग को देखा और कहा, मैं शुक्रवार दोपहर को स्कूल के बाद आपको घर ले जाऊंगा। मेई जिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह तो इनकार नहीं किया। झाओ ने देखा कि मेईशू कार में आ गया और उसने मेई जिंग के कंधे पर अपना हाथ रखा, प्रशंसा के साथ कहा, ओह माय गॉड, सिस्टर मेईशू इतना मजबूत क्यों है? अगर उसके लिए नहीं तो मुझे लगता है कि आपको इस बार कम से कम 2 महीने तक बैसाखी का उपयोग करना होगा। मेई जिंग ने झाओ को थप्पड़ मारा और गुस्से में देखा, क्या तुमने उसे फोन किया और मुझ पर बताया? झाओ उन्होंने कुछ बार चकित कर दिया और कहा, हम आमतौर पर बस के आसपास मूर्ख हैं, लेकिन कब वो अलग है। उनके पिता गवर्नर हैं, इसलिए संघर्षों को शांति से हल करना बेहतर है। यहाँ तक कि अगर हम उसे हरा सकते हैं तो यह क्या अच्छा करेगा अगर हम उसके परिवार को गुस्सा करते हैं और उनके प्रतिशोध का सामना करते हैं। भाई, आम लोगों को अधिकारियों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, चिंता मत करो, आपकी सौतेली माँ को कुछ भी पता नहीं है। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन कौन जानता है कि वो गुप्त रूप से साजिश रच रही है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं फोन पर भाई मेई तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैंने इसके बजाय सिस्टर मेईशू को फोन किया। यदि वह हमारे बचाव में आ सकती है तो वह हमारे जीवन को बचा सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन मेईशू इतनी सक्षम होगी। उद्धरण चिन्ह, दूसरी तरफ जब मेईशू घर लौटे तो सभी ने पहले ही खाना खत्म कर लिया था। समाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए सभी मेई म्यू के प्रयासों को अनदेखा करते हुए मेईशू ने जल्दी से अपना भोजन समाप्त कर लिया। मेई यान को ले लिया, जो पक्ष से इंतजार कर रहा था, और अध्ययन करने के लिए ऊपर चला गया। When she woke up the next day, Meishu received a new mission. Master, please try your best to get yourself a new phone. लिन सिटी में पहुंचे लगभग 1 सप्ताह हो गया था और यहाँ तक कि लिटिल आर्ट से अनुस्मारक के बिना मेईशू ने पहले से ही खुद को एक फोन पाने की योजना बनाई थी, क्योंकि यह के बिना बहुत असुविधाजनक था। मेईशू डाइनिंग रूम में प्रवेश करने वाले आखिरी थे और मेज पर मेईयू को देखकर आश्चर्यचकित थे। मेईशू एक पल के लिए रुक गया। उसने केवल वांग यू को उसे फोन खरीदने के लिए कहने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मेईयू यहाँ होगी। वह उसके दिल में हंसा। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। वह एक मुस्कान के साथ आगे चली गई। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात हर कोई। मेई यू ने ऊपर देखा और मेईशू में गर्मजोशी से मुस्कुराया, कहा, सुबह आओ और नाश्ता करो। बैठने के बाद मेईशू ने मेईयू से धीरे से बात की, पिताजी, हम पिछले शुक्रवार से मिले थे, लेकिन मैंने आपको तब से कुछ दिनों के लिए नहीं देखा था। मेईयू को मेईशू के शब्दों से अचंभित कर दिया गया था। वह आमतौर पर पारिवारिक मामलों पर ध्यान नहीं देता था। अतीत में ये बाइलिंग था और अब ये वांग यू था। यह मेईयू के लिए कोई फर्क नहीं था जो घर के प्रभारी थे, जब तक कि सब कुछ शांतिपूर्ण था और ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे जो उनकी कंपनी की छवि को प्रभावित कर सकते थे। जब मेईयू ने इन शब्दों को सुना, जो शिकायतों से भरा हुआ लग रहा था, तो वह, जो पहले से ही थोड़ा नाराज था, असंवेदनशील मेईशू को एक सबक सिखाना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेईशू की आंखों में प्रशंसा का रूप देखा। उनकी अधीरता तुरंत अपराध में बदल गई। मेईयू धीरे से मुस्कुराया, मैं हाल ही में काम में व्यस्त रहा हूँ और वास्तव में आपकी उपेक्षा की है। मेईशू ने मेईयू के ऊपर जाम की हुई रोटी को पास किया, जो मेज के सिर पर बैठे थे। वह मुस्कुराए और कहा, पिताजी, मुझे पता है कि आप हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपने घर पर था और आपको इस रोटी की कोशिश करनी चाहिए। ये स्वादिष्ट है। मेईयू ने खुशी खुशी रोटी स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी को देखा और बच्चों को उसके चारों ओर इकट्ठा किया, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ संतुष्ट महसूस किया। मेईशू बड़े हो गए हैं। आप पहले की तुलना में बहुत अधिक समझदार हैं। मेईशू ने मासूमियत से मुस्कुराया और उसकी आंखों में ठंड को छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। यदि आज्ञाकारी होने का मतलब समझदार था, तो वह वास्तव में 5 साल पहले असंवेदनशील थी, जब वह सख्त घर पर रहना चाहती थी। जब मेईयू ने ये सुना तो उसने अपना फोन नीचे रख दिया, जिसे उसने अभी एक संदेश भेजना समाप्त कर दिया था, और मेईयू पर मुस्कुराया, ये कहते हुए मीठा, डैडी, यह माँ के लिए धन्यवाद था कि उसने मेरी बहन की गरीब मानसिक स्थिति की खोज की और उसे आराम करने में मदद की, जिससे इस प्रभाव का कारण बना। इतने सालों तक न केवल मॉम ने अपने स्टोर को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है, बल्कि उसने हमारे घर को भी क्रम में रखा है, हमारे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखते हुए। आपको माँ को उसकी सारी मेहनत के साथ निराश नहीं करना चाहिए। अध्याय 22। वांग यू ने मेईयू को कोक्वेटिवली देखा।
इस बच्चे की बकवास को न सुने। ये सब मेरी जिम्मेदारियों के भीतर है। मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि आपको मन की शांति के साथ अपने करियर को बाहर विकसित करने में सक्षम हो रही है। मेयू ने पूरी तरह से वांग यू के स्त्रीलिंग का आनंद लिया। वह बायलिंग से एक पूरी तरह से अलग प्रकार थी, जिसने केवल उस तरह से अभिनय किया जब वे अकेले थे। बायलिंग हमेशा उचित और आरक्षित था, लेकिन उसने एक पत्नी से शादी की थी, न कि एक बिजनेस पार्टनर। मेयू ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने बाएं और दाएं बैठे हुए देखा और खुशी से जवाब दिया, आपकी माँ एक अच्छी महिला है। बेशक मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मेयशू ने उसके दिल में कहा। वह उल्टी करना चाहती थी जब उसने मेयू और वांग यू को एक दूसरे को प्यार से देखा। उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि मेयू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसे उत्तेजक रूप से देखा। उसके होठों के कोनों ने थोड़ा घुमाया। मेयशू ने जानबूझकर अपनी टकटकी को उस फोन पर स्थानांतरित कर दिया जिसे मेयू ने डाइनिंग टेबल पर रखा था। उसने इसे देखा जैसे उसने खाया। उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। कोई एक नज़र में बता सकता है कि वह कितना चाहती थी। हालांकि क्योंकि मेयशू के आंदोलन बहुत विशिष्ट नहीं थे, उसने केवल अपने सिर को देखने के लिए थोड़ा बदल दिया, जो सिर्फ एक स्वाभाविक सहज इशारा था। जब मेयू ने ये देखा तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। उसने केवल उससे पूछा कि वह मेयू के फोन पर क्यों घूर रही थी। मेयशू शर्मीले और मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आजकल सेल फोन इतने लोकप्रिय होंगे। यहाँ तक कि मेरी बहन के पास भी एक है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक जिज्ञासु रूप ले सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसके चेहरे पर उत्साह का संकेत था। सेल फोन आजकल 5 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं। मैंने देखा कि मेयू यहाँ तक कि गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है। वांग यू तुरंत घबरा गया जब उसने मेयू के भौं अंग और तन को देखा, क्योंकि मेयशू अधिक उत्साहित हो गया। आजकल सेल फोन सस्ते और बहुत लोकप्रिय थे। संचार की सुविधा के लिए अधिकांश मिडिल स्कूल के छात्र सेल फोन से लैस थे, लेकिन मेयशू ने केवल मेयू के सेल फोन को देखने की हिम्मत की। इस समय मेयू ने वांग यू को अपनी आंखों में ठंडक के संकेत के साथ देखा। वांग यू ने भी जल्दी से प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत एक बड़ी मुस्कान का खुलासा किया और मेयशू से कहा, यह मेरी सारी गलती है। मैं हाल ही में अपने व्यवसाय में व्यस्त हूँ, इसलिए मैंने इन छोटे मामलों की उपेक्षा की। मेयशू, बस मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आंटी इसे आपके लिए तुरंत व्यवस्थित करेगी। आपके पिता बड़े व्यवसाय में व्यस्त हैं, वह इन छोटे मामलों से विचलित नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। ये वांग यू था जिसने मेयशू और मेयू के साथ अलग अलग व्यवहार किया, लेकिन उसने ये कहने के बाद ये स्वार्थी होने के लिए मेयशू की गलती बन गई। मेयशू ने अंदर की ओर इशारा किया, लेकिन तुरंत अपना सिर हिलाया और उत्सुकता से समझाया, मैं एक फोन नहीं पूछ रहा था। मैं बस उत्सुक हूँ। मेरे ग्रामीण गृहनगर में कुछ हाई स्कूल के छात्र हैं जिनके पास फोन है। मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है कि मेरी कक्षा में हर कोई अब एक है। मेयशू के बोलने के बाद उसका स्वर बदल गया और वह थोड़ा उजाड़ रही। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने पिता के साथ रहना चाहता हूँ, घर पर रहना चाहता हूँ। यह मेरे ग्रामीण गृहनगर में बहुत अकेला था। दादी वांग हमेशा ताश खेल रहे थे और पुराना घर हमेशा मेरे साथ केवल मेरे साथ खाली था। ये बहुत खाली था। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने हमेशा मेयू के खिलाफ अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नाजुकता की आड़ में इस्तेमाल किया था। मेयशू को इस चाल के साथ अपने पिछले जीवन में बार बार बदनाम और फंसाया गया था और अब इस रणनीति का उपयोग करने के लिए उसकी बारी थी। मेयशू की कमजोरी के शो ने तुरंत मेयू के चेहरे को अंधेरा कर दिया। जिन्होंने पहले सोचा था कि मेयशू के लिए फोन नहीं खरीदने में कोई समस्या नहीं थी। प्रतिष्ठित मेई कॉरपोरेशन के प्रमुख के रूप में उनकी अपनी बेटी बिना किसी फोन की क्लास में एकमात्र थी। मेयशू इतने पतले और कमजोर लग रहे थे। इस छोटी लड़की का चेहरा दुख से भर गया था। अपने अन्य बच्चों की तुलना में मेयू ने और भी असहज महसूस किया। मेयू ने वांग यू को एक कठोर चेहरे के साथ देखा और कहा, ओल्ड वान के साथ क्या बात है। वह मेयशू की देखभाल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाने वाली थी, लेकिन इसके बजाय वह अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने के लिए गई थी। वांग यू ने पुराने वान का बचाव नहीं किया। इसके बजाय वह हैरान लग रही थी और फिर उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। वान को बहुत ज्यादा है। वह मेयशू के लिए ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर रही है। मैं उसे ढूंढूंगा और बाद में उसके साथ खातों का निपटान करूंगा। ओल्ड वांग मेई परिवार का सेवक नहीं था, लेकिन वांग यू के मात्र परिवार के एक दूर के रिश्तेदार थे। वांग यू ने वरिष्ठता के अनुसार अपनी आंटी कहा। इस रिश्ते के साथ मेयू अपने सेवक की तरह पुराने वान का इलाज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने गुस्से को दबा दिया और कहा कि ठंड से कहा गया है, परिवार की देखभाल करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो अपनी दुकानों को स्थानांतरित करें। हालांकि वांग यू को पता था कि मेयू के शब्द गुस्से से बाहर थे, फिर भी उन्होंने उसके चेहरे को काफी बदल दिया। मेयू ने ये देखा और अपने दांतों को पीस दिया, जिससे उसका सिर मेयशू पर जमकर चकाचौंध हो गया। उसकी माँ की कई दुकानों को उसके अत्यंत प्रयास के साथ स्थापित किया गया था और वे वित्त के मामले में उसकी माँ और उसके लिए अंतिम निर्भरता भी थी। मेयशू की अभिव्यक्ति शांत रही। उसने केवल अपना सिर थोड़ा कम कर दिया, जैसे कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।